नमस्कार, टीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अविनाश जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बिहार में इस वक्त बवाल मचा हुआ है। हर किसी की निगाहें बिहार की सियासत पर टिकी हुई है। देश भर में इस बात की चर्चा चल रही है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, वो क्या करने वाले। और इन सब के बीच में क्योंकि 14 तारीख नजदीक है और कहा जा रहा है कि बिहार में सियासी खिचड़ी पक रही है जिसकी हांडी चढ़ चुकी है और 14 तारीख का सभी को इंतजार है कि आखिर जो न्योता दिया गया है उसमें कौन कौन पहुंचेगा और कौन पहुंचेगा, साथ में कौन खिचड़ी खाएगा और साथ में एक दूसरे के अगल बगल बैठ के खिचड़ी कौन खाएगा, कौन किसी अपने हाथों से खिलाएगा। इस पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं क्योंकि तस्वीरें जब आएंगी तो आप जानते हैं कि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। जैसे कि हम बात करें अगर 2022 की, जब नीतीश कुमार राबड़ी हाउस पहुंचे थे रोजा इफ्तियारी पार्टी के लिए, उस दौरान जिस तरह से तेजस्वी यादव से या तेज प्रताप से उनकी जो मुलाकात हुई थी गर्मजोशी से, उसकी तस्वीरों ने बहुत कुछ साफ कर दिया था कि अब नीतीश कुमार बहुत जल्द महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने वाले हैं। और इसीलिए सब इस इंतजार में है कि 14 तारीख को जो पशुपति पारस ने दही चूड़ा बोझ के लिए जो आमंत्रण भेजा है नीतीश कुमार को और लालू यादव को और आरिफ मोहम्मद खान जो कि नए अभी राज्यपाल बनाए गए हैं, उनको जब न्योता भेजा है तो उसमें से कौन कौन शामिल होने वाला है। हालांकि यह माना जा रहा है कि नीतीश और लालू प्रसाद यादव उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं, दोनों ने ही न्योता स्वीकार कर लिया है। तो इधर जहां पर एक खेमा तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिल रहा है कि लालू प्रसाद यादव के खुले ऑफर के बाद उन्होंने तो चुप्पी साध ली है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। वो लगातार तीखे अंदाज में नीतीश कुमार पर, नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने हमला किया है। और इस बीच में उन्होंने एक टैक्स की बात की है, डी के टैक्स, और उन्होंने कहा है कि एक बाकायदा एक गैंग चल रहा है जो वसूली कर रहा है। पहले हम उनको सुन लेते हैं क्या कुछ बोले, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। फॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो है डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, हम है, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं है, नहीं ले जा भाई को अपना। वही रिटायर्ड जो अधिकारी है बराबर में लगाओगे तो मैं वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना। अभी कैसे छोड़ दो, अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है पूरी तरीके से। बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया गया। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है या उस ग्रुप में अगर बात नहीं। तो अभी हम तेजस्वी यादव को सुन रहे थे और इन्होंने बाकायदा ये बात की है कि एक तरह से उन्होंने फिर से नीतीश कुमार को लेकर ये बताने की कोशिश की है कि उनकी तो चल ही नहीं रही है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ अधिकारियों पर संकेतों में निशाना साधने की कोशिश की और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव अपने बयान से? अविनाश जी, क्या अपडेट है आपके पास? नहीं, अभी तो जो बिहार में चल रहा है, क्योंकि अभी एकदम क्लियर नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि चर्चाएं चल रही हैं। क्योंकि खाली नीतीश कुमार उधर चले जाएंगे और वहाँ सीएम बन जाएंगे, सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं है। नीतीश कुमार का जो टारगेट है वो 2025 का विधानसभा चुनाव है और जब तक 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्लियर नहीं हो जाता है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जाते हैं तो उनको वहाँ क्या मिलेगा। क्योंकि सीएम पद तो है ही है मुख्य रूप से, लेकिन बात वो भी है कि भाई यदि नीतीश जाते हैं तो सीट बंटवारा किस तरीके से होगा। क्योंकि नीतीश को भी ये पता है कि यदि उनके पास कम विधायक रहते हैं तो यदि वो सीएम बन भी जाते हैं तो फिर वो खुलकर सरकार में कामकाज नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से इस समय उन्होंने अपनी सरकार चला रहे हैं। क्योंकि उनके पास सिर्फ 44 विधायक हैं, 122 का बहुमत है और इस समय जो एनडीए के पास बिहार में 131 के करीब विधायक हैं, लेकिन नीतीश कुमार के सिर्फ 44 विधायक उसमें हैं। तो वो खुलकर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी जेडीयू के जो मंत्री हैं उनकी संख्याएं सीमित हैं, बीजेपी के दबाव में लगातार काम कर रहे हैं।
बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार 25 तक तो सीएम है, 25 के बाद क्या होगा वो जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड है वो तय करेगा। तो उसको लेकर नीतीश कुमार शुरुआत से 2020 के बाद से ये स्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं कि जेडीयू वहाँ तीसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि 2025 में भी यही स्थिति आ जाए कि सीएम तो वो एक बार वो बन जाए, बस ये संभवतः लालू यादव उनसे बोल दें कि चलो भाई आप साथ में आ रहे हैं तो हम आपको सीएम बना देते हैं। लेकिन मामला वही है कि यदि नीतीश कुमार कमजोर से रहेंगे तो उनके लिए सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि जब नीतीश कुमार एनडीए में दोबारा वापस लौटकर आए थे तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भाई लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव भी करवा लिए जाए। लेकिन उस समय जो बीजेपी हाईकमान था उसने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ में नहीं करवाते हैं, कि यदि दोनों साथ में चुनाव हो जाते हैं तो पता चलेगा कि भाई यदि विधानसभा चुनाव में कि पब्लिक का जो मूड होता है दोनों अलग अलग होता है, कि लोकसभा चुनाव में तो एक राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों के नाम पर अपन को वोट मिल सकता है, लेकिन जब बात विधानसभा की होगी तो फिर वहाँ लोकल इशू महत्वपूर्ण हो जाएंगे और उसमें जो महागठबंधन है वो कहीं भारी ना पड़ जाए। तो फिर यह बात हुई कि भाई लोकसभा चुनाव के 2 महीने बाद अपन विधानसभा चुनाव भी करवा लेंगे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव निकल गया उसके बाद बीजेपी इसको लगातार टालती चली गई। कहा गया कि भाई इस समय जो तेजस्वी यादव हैं वो बोल रहे हैं कि 17 महीने में जो सरकार ने कामकाज किए हैं उस पर चुनाव हो जाए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी को काम करने के लिए उससे जो एनडीए की सरकार आई थी उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला था, क्योंकि जैसे ही सरकार बनी उसके 1.5 महीने बाद ही वहाँ आचार संहिता लग गई, तो उसके बाद 2.5-3 महीने लंबा तो चुनाव करवा दिया गया था। अब उसके बाद आप फिर दोबारा से चुनाव में जाते हैं तो जाहिर सी बात है जो मामला जो बनता है वो 17 महीने के कार्यकाल को लेकर और बाकी का बीजेपी का जो एनडीए का जो वहाँ कार्यकाल चला उस पर होता है। तो बीजेपी को उसमें साफ साफ अपनी हार दिखाई दे रही थी। उसके बाद बीजेपी लगातार इसको टालते चली गई और अब यह कहा जा रहा है कि जो अमित शाह हैं उनकी सीधा निशाने पर आ गया है सीएम पद, और इसी को लेकर जेडीयू जबरदस्त दबाव में दिखाई दे रही है। और अब क्योंकि अभी ये क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि भाई सीएम उसके 2025 के बाद कौन रहेगा, ना तो एनडीए में और ना महागठबंधन में, क्योंकि अभी तक तो महागठबंधन की तरफ से चेहरा साफ है। यदि नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं तो फिर तेजस्वी यादव ही वहां से सीएम पद का चेहरा एक तरीके से उन्होंने घोषित कर दिया है। अब नीतीश आते हैं तब क्या स्थितियां बनती हैं, जब तक इस पर क्लियर सब कुछ नहीं हो जाएगा तब तक आप मान के चलिएगा कि तेजस्वी यादव के जिस तरीके के बयान चल रहे हैं, तेजस्वी यादव खुलकर नीतीश कुमार के ऊपर तो सीधा बोल रहे हैं कि काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यानी तेजस्वी यादव की कोशिश है कि भाई हमला तो किया जाए सरकार पर, क्योंकि भाई चुनाव तो जो आपको लड़ना है वो एनडीए के खिलाफ ही लड़ना है, और इस समय जो सरकार वहाँ चल रही है वो एनडीए की सरकार चल रही है। तो नीतीश कुमार को तो वो एक मतलब ये मान के चलते हैं कि उनको कुछ लोगों ने घेर रखा है, बेचारे हो गए हैं, बीमार भी रहते हैं, वो उस तरीके के हमले हो रहे हैं, कामकाज पर नहीं। अब एक नया डी के टैक्स आ गया है भाई, जो पूर्व अधिकारी हैं, रिटायर्ड अधिकारी का नाम लिया जा रहा है कि भाई एक जो अधिकारी हैं अब वो नीतीश कुमार के भी करीबी हैं, वो बीजेपी के भी करीबी हैं, दोनों के करीबी हैं। तो जाहिर सी बात है, और जो बिहार में जो भी ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है वो एक तरीके से मुख्यमंत्री के अंडर में काम नहीं कर रही है, वो कोई डी के जो उन्होंने नाम लिया है किसी अधिकारी का, जाहिर सी बात है डी से उनका नाम स्टार्ट होता है, बीच में कुमार होगा, जो भी कुछ होता है हो सकता है। तो जो क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं उसके बाद भी वो पावर में बने हुए हैं, यानी मुख्य सचिव डीजीपी वगैरह जो भी हैं वो मुख्यमंत्री की जगह उनको रिपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से पहले जो चलता था जिस समय 2022 से पहले जब आरसीपी सिंह जेडीयू के अध्यक्ष होते थे तब ये कहा जाता था कि बिहार में आरसीपी टैक्स चलता है, कि कोई भी अधिकारी यदि आरसीपी सिंह को अपना टैक्स जो भी कुछ उन्हें दिया जाता था वो पहुंचा देता है, फिर वो उस अधिकारी के खिलाफ आप कितनी भी शिकायतें कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यदि दबाव में होगा तो उसका एक विभाग से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन उसको जो दूसरा डिपार्टमेंट भी मिलेगा वो भी बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिलेगा, और पहली बात तो यही होती थी उसका ट्रांसफर होता ही नहीं था, तो वो आरसीपी टैक्स चलता था। लेकिन जब आरसीपी सिंह को पार्टी से हटाया गया उसके बाद जो नीतीश कुमार हैं उसके कुछ दिनों बाद तो पलटी ही मार गए थे, और अब जब वो दोबारा आए हैं तो फिर आरसीपी की जगह पर, क्योंकि आरसीपी सिंह जो भी थे जो ना वो भी एक आईएएस अधिकारी थे, वो भी बीआरएस लेके ही पार्टी में आए थे। यानी नीतीश कुमार जो एक तरीके से जो नेता होते हैं पार्टी के, जो जमीनी नेता होते हैं, उनकी तुलना में वो जो अधिकारी होते हैं उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, और ये कहा भी जाता है कि बिहार की सरकार अधिकारी के जरिए चलती है, नेताओं पर उनका भरोसा कम ही रहता है। तो अब कोई जो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं उनका सीधा ऐसा रहा है कि इस समय जो सरकार है उस एक तरीके से एक तो बीजेपी का दबाव तो बना ही हुआ है, और दूसरा जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनके सारे पर काम चल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव के बयान भी बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लालू यादव की जो आपने बताया खामोशी, ये बता रही है कि जो खिचड़ी जो पक रही है वहाँ पर बिहार में, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख के बाद, क्योंकि 14 तारीख को खर मास खत्म होगा और उसके बाद ही जो खिचड़ी का जो बटनी है, तो उस खिचड़ी को खाने के लिए कौन कौन पहुँच रहा है।
लालू यादव पहुंच रहे हैं, ये तो तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, ये भी तय माना जा रहा है। लेकिन क्या वो दोनों साथ साथ मिलकर बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं, बस इस पर सबसे ज़्यादा निगाहें टिकी हुई हैं। और उसके बाद ही जो तेजस्वी यादव के जो बयान है वो आप भी देखेंगे एकदम से यू टर्न ले लेंगे वो। जी बिल्कुल, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पशुपति पारस ने जो न्योता दिया है इसमें सबसे ज्यादा निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि लालू और नीतीश एक फ्रेम में आते हैं कि नहीं आते, क्या वो साथ में बैठकर खिचड़ी खा रहे हैं या एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपको याद होगा, अभी राजभवन से जो तस्वीर आई थी जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक फ्रेम में कैद हुए थे, और उस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चाओं का बाजार गरमा दिया था, सियासत को गरमा दिया था कि आखिर इस तस्वीर में जो लम्हा कैद हुआ है, मतलब जिस तरह से नीतीश कुमार उनके कंधे पर हाथ रखे तेजस्वी यादव के, उसके अलावा तेजस्वी यादव हाथ जोड़े खड़े हुए और दोनों के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट है। और ये तस्वीर ऐसे समय में आई थी जब नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे थे और चुप्पी साधे हुए थे। और दिल्ली से जब वो लौटे थे तो वो बिना पीएम से मिले लौटे थे, बिना जेपी नड्डा से मिले लौटे थे, और इसके बाद यहां आकर सीधा आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करते हैं। और उसके बाद जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचते हैं तो जब उनसे सवाल किया जाता है कि क्या आप लालू के ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं जो उन्होंने न्योता दिया है, तो इस पर वो चुप्पी साधे रहते हैं। और उसी समय की वो तस्वीर आती है, उसमें भी एक मंद मुस्कान है दोनों के चेहरे पर जो बहुत कुछ कह रही है। मतलब बिना शब्दों के उस तस्वीर के सहारे से एक मैसेज देने की कोशिश की थी। और अभी भी जब पशुपति पारस ने दोनों को न्योता भेजा है तब भी उसी तरह की कोई तस्वीर क्या निकल कर आती है, क्या कोई वीडियो निकल कर आता है जो कुछ संकेत दे देता है। क्योंकि ये भी सोचने वाली यह बात है, पशुपति पारस दोनों के ही करीबी हैं, लालू यादव के भी करीबी हैं, नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पशुपति पारस इन दिनों बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और उस नाराजगी की वजह लोकसभा चुनाव में जो उनके साथ किया बीजेपी ने वो है। क्या लगता है आपको कि क्या एक दूसरा खेमा बनाने की कोशिश कर रहे हैं पशुपति पारस? नहीं, दूसरा खेमे की बात तो नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरा खेमा तो वहाँ है ही है। क्योंकि बीजेपी जो बिहार में चुनाव होगा वो आमने सामने की लड़ाई होगी। पशुपति पारस को लेकर पशुपति पारस जो हैं वो एक्चुअल में वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में चले जाएं, लेकिन महागठबंधन में वो जाएंगे तो उनको एक मजबूत अपनी दावेदारी भी पेश करनी है। तो उनको ये लग रहा है कि यदि वो नीतीश कुमार को महागठबंधन में साथ में लेके चलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका दबदबा भी महागठबंधन में होगा, तो उनकी थोड़ी बहुत सुनी भी जाएगी। तो इसीलिए वो कोशिश, उनकी जो कोशिश है, क्योंकि पशुपति पारस लालू यादव के भी करीबी हैं, क्योंकि लालू यादव और रामविलास पासवान को सब जानते हैं, छोटा भाई बड़े भाई का रिश्ता था, और पशुपति पारस नीतीश कुमार के भी करीबी हैं। और रामविलास पासवान की विरासत का सबसे पहले तो अधिकारी वो पशुपति पारस को ही माना जा रहा था। चिराग पासवान तो 2013 में एकदम से राजनीति में उनकी एंट्री होती है, और जो होता है कि भाई पिता जो होता है वो अपने बेटे को ही सत्ता देता है, वो भाई को नहीं देता। तो उसी चक्कर में पशुपति पारस को रामविलास पासवान ने थोड़ा सा दूर किया, और उसके बाद तेजस्वी यादव फ्रेम में आ गए। लेकिन उससे पहले जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसके पूरे संगठन का काम पशुपति पारस ही देखते थे। तो इस चक्कर में उनकी नीतीश कुमार से भी करीबी थी, लालू यादव से भी करीबी थी, और उसी का उन्होंने जो फायदा वो चाहे मान के चलिए जो राजनीति में उसका फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने 15 तारीख को जो न्योता दिया है वो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों को दिया है। तेजस्वी यादव को भी बुलाया है, गवर्नर को भी बुलाया है, लेकिन जो अपने जो भतीजे हैं चिराग पासवान उनको न्योता नहीं दिया गया इसमें, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका कहना है कि भाई जहाँ चिराग होंगे वहाँ हम नहीं होंगे। और चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में क्या संबंध है 2020 के बाद सबको पता है। आज दोनों एनडीए गठबंधन में, तो इसलिए एक दूसरे की तारीफ उनको मजबूरी में करना पड़ रही है। क्यों भाई, यदि नीतीश कुमार की बात लालू यादव से पूरी तरीके से नहीं बन पाती है तो फिर नीतीश कुमार को एनडीए के साथ में चुनाव लड़ना है, चिराग पासवान के साथ में चुनाव लड़ रहा है। तो इसीलिए अभी दोनों लोग जिस तरीके से एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन ये तारीफ कब एक दूसरे पर हमलावर हो जाएंगे, ये मान के चलिए जिस दिन वो यू टर्न नीतीश कुमार लेते हैं उस दिन आप देखिएगा। क्योंकि चिराग पासवान भी मजबूरी में ही साइड बने हुए हैं, क्योंकि सत्ता चाहिए सभी को। क्योंकि चिराग पासवान के लिए उन्हें पता है कि बिहार के अंदर स्कोप नहीं है, कि उनको सीएम पद नहीं मिलेगा। मंत्री पद यदि चाहिए तो वो केंद्र में मिलेगा, क्योंकि केंद्र में इस समय बीजेपी की सरकार है। तो इसीलिए चिराग पासवान के ऊपर काफ़ी इस समय दबाव बना हुआ है, ईडी का दबाव तो उनके ऊपर अलग ही चल रहा है। और नीतीश कुमार के लिए केंद्र का सरकार जरूरी नहीं है, नीतीश कुमार को चाहिए अपना सीएम पद, और उसके लिए जरूरी है कि जिस गठबंधन में उनकी कुर्सी सुरक्षित रहती है वो उसके साथ जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो 16 दिसंबर को अमित शाह ने जो बयान दिया था, अमित शाह का वो बयान नया बयान नहीं था। अमित शाह लगातार 2015 से ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहार में सीएम जो बने वो बीजेपी का बने। 2020 में कोशिश हुई थी चिराग पासवान के थ्रू, क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई जो जेडीयू कमज़ोर हो जाएगी, और अगर बीजेपी ने अपना स्ट्राइक रेट जो उनका 2010 में था, यदि वही स्ट्राइक रेट बीजेपी ले आती है तो फिर बीजेपी का सीएम आराम से बन जाएगा।
क्योंकि मान के चल रहे थे कि जो बीजेपी है वो करीब 90 क्रॉस कर जाएगी और जो जेडीयू है वो जेडीयू करीब 30-35 सीटों पर समेट जाएगा। और यदि ऐसा होता तो संभवतः फिर नीतीश कुमार खुद ही मना कर जाते कि भैया हमको सीएम नहीं बनना है, लेकिन बीजेपी खुद से 80 के नीचे आ गई, 75 के नीचे 73 सीटें रह गई थी बीजेपी की। तो इसलिए मजबूरी में नीतीश कुमार को बीजेपी को सीएम बनाना पड़ा था। उसके बाद आप देखो 2022 में बीजेपी का एक सम्मेलन होता है पटना में। बीजेपी के जितने भी प्रकोष्ठ हैं उनका राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है और उस बैठक में, क्योंकि अमित शाह जबकि ये केंद्र में मंत्री थे, लेकिन ये कहा जाता है आज भी जेपी नड्डा भले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लेकिन संगठन में चलती अमित शाह की है। तो जब पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो उस बैठक में अमित शाह का जो बयान होता है, अमित शाह बोलते हैं कि हमें लोकसभा चुनाव में अपनी जो सीटें बिहार में इनको बढ़ाना है, विधानसभा चुनाव भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें सरकार बनानी है। अब इन दोनों चीज़ों को आप देखिएगा, आप 17 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और 17 की 17 जीत लेते हैं। बिहार की 40 सीटें 2020 में जो 2019 में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के, 19 में चुनाव हुआ था पिछला वाला, तो 2019 में 40 में से 39 सीटें एनडीए को मिलती हैं। तो अमित शाह उसके 2 साल बाद 2-2.5 साल बाद जो बात कर रहे थे कि हमें अपनी सीटें बढ़ानी है बीजेपी की, बीजेपी भाई 17 सीटों पर चुनाव लड़ी, 17 जीत गई। उस खाली एक सीट कांग्रेस को मिली थी किशनगंज की। अब अमित शाह क्या बोल रहे थे कि अब अपनी सीटें कहाँ से बढ़ानी है? भाई किशनगंज की सीट तो जेडीयू के कोटे की थी, जेडीयू का उम्मीदवार वहाँ हारा था। तो एक तरीके से अमित शाह ने 2020 में ही नीतीश कुमार को मैसेज दे दिया था कि भाई अब जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आपकी सीटें कम होने वाली हैं और हमारी बढ़ने वाली हैं, यानी हम आपको ज़्यादा सीटें नहीं देंगे लड़ने के लिए। ये जुलाई में ये पटना में अधिवेशन होता है बीजेपी का और उसके आप देखते हैं कि 10-15 दिन बाद ही नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं, क्योंकि अमित शाह ने 2 संदेश दिए थे। एक तो लोकसभा चुनाव में जेडीयू की सीटें कम होनी है और आप देखें 2024 में जेडीयू की सीटें हकीकत में कम हो गई। वो बात अलग है कि बीजेपी अपनी सीट नहीं बढ़ा पाई, बीजेपी की सीटें भी कम हो गई और जेडीयू की भी कम हो गई। जेडीयू को तो लड़ने के लिए भी पिछली बार से कम सीटें दी गई जो बीजेपी ने गठबंधन में। दूसरी बात, अमित शाह ने बोला था कि 2025 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब उन्होंने जो पिछले महीने जो बयान दिया 16 दिसंबर को, वो भी कुछ वैसा ही था कि भाई जो बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि सीएम कौन होगा। उन्होंने ये नहीं बोला अब कि भाई जो चुनाव है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उसको लेकर एक तरीके से देखा जाए जो जेडीयू के पास में सीधा मैसेज है कि चुनाव जब भी होगा, क्योंकि चुनाव नवंबर में होना है, जो नीतीश कुमार की कोशिश तो खैर 1 साल से चली आ रही है कि जल्दी से जल्दी चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि उनको वो इसीलिए दबाव में है कि जेडीयू को वो तीसरे नंबर की पार्टी को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं। वो चाहते हैं 1 नंबर या 2 नंबर की पार्टी बनी रहे, तो जाहिर सी बात है सहयोगी पर भी दबदबा रहेगा और विपक्ष को भी बताने के लिए होगा कि भाई सरकार हम चला रहे हैं, हमारा सहयोगी नहीं चला रहा है। तो इसीलिए वो कोशिश लगातार कर रहे थे कि समय से पहले चुनाव करा लिया जाए, लेकिन अब समय से पहले तो चुनाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव संभवतः नवंबर तक ही जाएगा और चाहे नीतीश कुमार इधर रहें चाहे नीतीश कुमार पलटी मार जाएं, यदि पलटी मार के भी जाते हैं तब भी हम मान के चलिएगा कि जो चुनाव है वो नवंबर में ही कराया जाएगा। तो अब जो भी स्थितियां बन रही, क्योंकि जेडीयू के पास मैसेज तो साफ साफ है कि जो चीज़ अमित शाह लगातार 2015 से करते हुए आ रहे हैं और जिस तरीके से 2020 और 2022 में उनके बयान चल रहे हैं, उसमें एक चीज़ तो साफ है कि बीजेपी इस बार अपना सीएम बनाना चाहती है। और अमित शाह लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भाई सीएम जो उम्मीदवार है आप उसको पहले तय कर लीजिएगा, उसके बाद सीट बंटवारे की बात की जाएगी। लेकिन बीजेपी का कहना ये है कि भाई इसको जितना लंबा समय तक टाला जाए, कोशिश ये है कि भाई अक्टूबर तक इसको टाल लिया जाए जब चुनाव की घोषणा हो, ताकि ये हो जाए कि भाई सीट बंटवारे के समय पर जिस तरीके से लोकसभा में जेडीयू की सीटें कम की गई, उसी तरीके से विधानसभा में उसकी सीटें कम की जाएं और जो मॉडल उन्होंने महाराष्ट्र में बनाया था उसी मॉडल से चुनाव वो बिहार में लड़ना चाहते हैं। यानी जो बीजेपी के क्योंकि महाराष्ट्र में तो 3 जगह बंटवारा हुआ था सीटों का, लेकिन यहाँ पर बिहार में जो इंडिया गठबंधन है उसमें कई पार्टियाँ शामिल हैं। तो कोशिश ये है कि जैसे अजीत पवार को जो सीटें दी गई थी, करीब 50-55 सीटें दी गई थी महाराष्ट्र में, उसी तरीके से 40 से 50 सीटें बीजेपी अपने छोटे अलाइज हैं उनके लिए निकालना चाहती है, ताकि अगर महाराष्ट्र जैसे रिजल्ट आते हैं तो फिर बीजेपी नीतीश कुमार को छोड़कर यदि अपने जो एलाइज हैं उनके साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर जाती है तो फिर महाराष्ट्र वाला ही एक तरीके से फॉर्मूला चलेगा। नीतीश कुमार से कह दिया जाएगा कि भाई डिप्टी सीएम बनना हो तो बता दीजिएगा, ये आपको नहीं बनना है तो आप कोई पार्टी से किसी को आपको बनवाना है तो आप डिप्टी सीएम बनवा लो, और सरकार में आना है तो आइए, और नहीं तो रास्ता बाहर का आपके लिए तैयार है, आप बाहर जा सकते हैं, हम तो सरकार बना लेंगे। नीतीश कुमार के पास इस चीज़ के लिए जो डर है जेडीयू के अंदर, और इसीलिए नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से महागठबंधन के में यदि बातचीत भी होती है तो सिर्फ सीएम पद ही नहीं और उनको जो सीट बंटवारा है
उस सीट बंटवारे पर भी वो चाहते हैं कि भाई जेडीयू को कम से कम, यदि आरजेडी से ज़्यादा सीटें ना मिलें लड़ने के लिए, तो कम से कम उसके बराबर सीटें मिल जाएं। तो इसको लेकर अब 15 तारीख को क्या बातचीत लालू यादव से होती है, क्योंकि आपने जो बोला है कि तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं, लेकिन 1 तारीख के बाद से लालू यादव ने एक तरह खामोशी ओढ़ ली है। जबकि ये कहा जाता है लालू यादव हर छोटी बड़ी घटना पर, आप उनके पुराने ट्वीट उठा के देख लीजिए, वो लगातार ट्वीट करते हैं। देखिए बड़ा सवाल तो यही है कि एक तरफ लालू यादव ने खुला ऑफर दिया, ऑफर देकर फिर उसके बाद चुप्पी साध ली है उन्होंने। अब वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, एक भी बयान अब उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। मीसा भारती का भी बयान आ रहा है, तेजस्वी यादव का भी बयान आ रहा है। मीसा भारती भी कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करे, भी पिछले दिनों जो उनका बयान था कि तेजस्वी को सब चाहते हैं कि सीएम बने। वहीं तेजस्वी यादव कभी नरम कभी गरम दिखाई दे रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। तो ये सारी चीजें क्या इशारा कर रही हैं कि क्या तेजस्वी यादव और आरजेडी एक दोहरी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं? क्या वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको आपकी शर्तों पर नहीं लेंगे, बल्कि आपको आना है तो हमारी शर्तों पर आना होगा? देखिए, जो बिहार का चुनाव है, क्योंकि 8-10 महीने बचे हुए हैं, 8-10 महीने के अंदर बिहार में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी तैयारी कर रही हैं। और आरजेडी की तरफ से चेहरा सामने रख दिया गया है। वो आरजेडी नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन का चेहरा है। बस मामला जो फंस रहा है वो नीतीश कुमार पर फंस रहा है कि नीतीश कुमार यदि आते हैं तब फिर किसको चेहरा बनाया जाएगा। तो अभी महागठबंधन का एक तरीके से क्लियर है कि भाई तेजस्वी यादव हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं, लेकिन लालू यादव की तरफ से ये एक तरीके से संदेश दे दिया गया है कि भाई अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आएँ और काम करें। तो जाहिर सी बात है, लालू यादव ने एक तरीके से बोल दिया कि यदि आप आते हैं तो हम सीएम चेहरे पर भी बातचीत करने को तैयार हैं, आप आइए और काम कीजिएगा। लेकिन मामला जो हमने आपको बताया ना कि 2025 को लेकर फंसा हुआ है कि 2025 में यदि आरजेडी कांग्रेस, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आरजेडी बोल देगी कि भाई नीतीश कुमार को हम सीएम बना देंगे, उसके लिए पूरे इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। हाँ, क्योंकि भाई उसमें वाम दल भी हैं, क्योंकि वाम दलों की भी अच्छी खासी वहाँ ताकत है, कांग्रेस भी शामिल है उसमें, लालू यादव की पार्टी भी शामिल है, आरजेडी तो सबसे बड़ा घटक है। और नीतीश कुमार की जो चिंता है वो सिर्फ कुर्सी को लेकर चिंता है, और उन्हें कुर्सी 2025 तक नहीं चाहिए, क्योंकि 25 तक तो उन्हें पता है कि एनडीए गठबंधन में भी उनकी कुर्सी बची हुई है। नीतीश कुमार 25 से 30 जो बिहार में जेडीयू का नारा चल रहा है, वो 30 तक कम से कम सीएम बने रहना चाहते हैं। और उसी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से लालू यादव ने चुप्पी साध रखी है, और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के जो 2 करीबी लोग हैं, कि अमूमन ये नीतीश कुमार खुद ही बोलते हैं कि हमारे यहाँ गठबंधन की जो बातचीत होती है वो डायरेक्ट हम नहीं करते हैं, हमारे जो 2 करीबी जो सहयोगी होते हैं वो लोग इस गठबंधन की बात करते हैं। जैसे पिछली बार विजेंद्र यादव ने बात की थी, तो इस बार अगर, क्योंकि विजेंद्र यादव का नाम तो संभवतः हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि जिस तरीके से ईडी विजेंद्र यादव के करीबियों पर छापे डाल रही है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार भी विजेंद्र यादव को आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि ईडी के छापे बहुत कुछ एक तरीके से संकेत दे देते हैं। जिस तरीके से चिराग के करीबी पर छापा डाला गया, जिस तरीके से अभी जैसे ही खबर आती है कि भाई नीतीश कुमार और लालू यादव की मुलाकात होने वाली है, डेट सब कुछ फिक्स हो चुका है, तो उसके बाद पता चलता है कि भाई लालू यादव के करीबी विधायक पर, आलोक मेहता पर छापा पड़ जाता होंगे ठिकानों पर। तो ईडी की तरफ से तो मैसेज लगातार दिए जा रहे हैं कि भाई अगर आप इधर से उधर जाएंगे तो जो अभी कार्रवाइयाँ रुकी हुई हैं वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी। अभी तक तो एक तरीके से देखा जाए कि जो नीतीश कुमार दूसरी तरफ दूसरे खेमे में चले भी गए थे, तब भी ईडी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और ये इस बार भी यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ डराया जाएगा। अगर वो महागठबंधन में चले भी जाते हैं उस समय भी, उसके बाद भी ईडी की जो कार्रवाइयाँ हैं वो नीतीश के बहुत करीबियों पर ज़्यादा नहीं होंगी। बस उनको सिर्फ एक बार हल्का सा दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ये बीजेपी के लोग ये मान के चलते हैं कि नीतीश कुमार यदि महागठबंधन में चले जाते हैं और यदि वहाँ पर उन पर जरा सा भी दबाव पड़ेगा तो वापस हमारे पास फिर लौट के चले आएंगे। तो इसलिए नीतीश के साथ अपने संबंध को वो दुरुस्त रखना चाहेंगे और सिर्फ उन्हें एक डराने की कोशिश करना चाहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, नीतीश पर दबाव दोनों तरफ पक्ष से पड़ रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ क्योंकि आरजेडी की तरफ से आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के नेता हैं, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बने, और दूसरी तरफ लालू यादव का कहना है कि भाई हमको बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, और उसके लिए हम जरूरत पड़ती है तो हम कुर्बानी भी देने को तैयार हैं। तो क्योंकि लालू यादव मजे हुए राजनेता हैं, और ये भी तय है कि जो फैसला लालू यादव करेंगे वो फैसला पूरी आरजेडी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वही पार्टी के सुप्रीमो हैं, वही सारे फैसले लेते हैं। वो बात अलग है कि उम्र उनकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो अब फील्ड में ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, लेकिन आज भी आरजेडी की पहचान जो है वो लालू यादव के नाम से है। बिहार में महागठबंधन की जो पहचान है वो लालू यादव के नाम से है। तो इसलिए जो फैसला उन्होंने ले लिया है, यदि उन्होंने चुप्पी साध रखी है कि वो 18 तारीख तक कोई भी बयान नहीं देंगे, 15 तारीख को जरूर वो जा
रहे हैं चिराग पशुपति पारस के यहाँ, लेकिन उसके बाद भी जो भी कुछ होता है, यदि दोनों मिल बैठकर खिचड़ी साथ में खाते हैं वो अलग, उसके क्योंकि उसके विजुअल तो सामने आ ही जाएंगे। लेकिन जो भी फैसला लालू यादव लेंगे वो 18 तारीख को लेंगे। 18 तारीख को उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला रखी है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सभी विधायकों को भी पटना बुला लिया है। तो जो क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के साथ ही विधायक दल की बैठक भी हो सकती है और उसी में कोई बहुत बड़ा फैसला भी हो सकता है। संभवतः ये भी फैसला हो जाए कि भाई चिराग पासवान को, क्योंकि चिराग पासवान विधायक दल के नेता हैं, उनको अधिकृत कर दिया जाए कि भाई आप किसी के साथ में भी गठबंधन कर सकते हैं। और अगर इस तरीके का कोई फैसला होता है कि चिराग पासवान को या लालू यादव को गठबंधन का फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया जाता है, तो ये आप मान के चलिएगा कि कुछ ही दिनों में बिहार से एक खबर आ जाएगी कि बिहार में सरकार बदल गई है। तो अब उसके लिए हमें 4-5 दिन, क्योंकि हम शुरुआत से इस चीज़ पर बोल रहे हैं और इस पर लगातार हम लोगों का फोकस बना हुआ है कि बिहार में जो भी कुछ होने वाला है वो जो होना है वो 15 तारीख से 18-20 तारीख के बीच में ही होना है। तो अब वो क्योंकि जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे बिहार में ईडी की भी सक्रियता बढ़ रही है, राजनीतिक सक्रियता बढ़ी रही है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि एक दिन में ही 2 से 3 चीजें देखने को मिली। पहले जब अचानक से राज्यपाल से मिलने पहुंच गए नीतीश कुमार, ये माना जा रहा था कि वो उन्हें न्योता देने गए, अंदर खाने क्या चीजें हैं वो अभी साफ नहीं हो पाई हैं, लेकिन काफिला लेकर जब नीतीश कुमार पहुंचे तो सियासत गर्म आ गई कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार अब अकेले मुलाकात कर रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान से। और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आरिफ मोहम्मद खान से उनकी जो दोस्ती है सालों पुरानी है, लगभग 30 से 35 साल पुरानी उनकी दोस्ती है। और ऐसे में बीजेपी ने यहां पर दोहरी रणनीति के तहत आरिफ मोहम्मद खान को भेजा, एक उस समुदाय को साधने के लिए जो उनसे छिटका हुआ है, नाराज रहता है, और दूसरा अगर नीतीश कुमार इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो आरिफ मोहम्मद खान दोनों के बीच एक पुल का काम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी का दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है और इसी से बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। और इस बीच में आ जाता है पशुपति पारस का न्योते की खबर कि उन्होंने लालू यादव को और नीतीश कुमार को न्योता भेज दिया, उसमें आरिफ मोहम्मद खान को ही बुलाया है और चिराग पासवान को उस न्योते से दूर रखा गया, ये कहकर कि वो तो बाहर ही हैं। तो इस खबर ने जब तहलका मचाया तब होती है ईडी की एंट्री। मतलब बीजेपी को यह बात समझ में आ गई कि उसने जो भी दांव चले वो सारे के सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। तो आखिर में जिस तरह का आरोप बीजेपी पर लगता है, केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर लगता है कि जब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता तो वो ईडी को सक्रिय कर देती है, और इसी तरह से अभी ईडी को सक्रिय किया गया है। अब यहां पर बड़ी बात यह कि पशुपति पारस की एंट्री से ज्यादा खलबली मच गई है, क्योंकि पशुपति पारस उधर जा रहे हैं तो इधर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से लगातार दूरी बनाई है। जैसे कि अभी उनके संसदीय क्षेत्र में ही जब प्रगति यात्रा को लेकर पहुंचे थे नीतीश कुमार हाजीपुर में, तो वहां पर वो नहीं मौजूद थे चिराग पासवान और उसके अलावा जो उन्हीं की पार्टी के दूसरे सांसद है वीणा सिंह, वो भी वहां मौजूद नहीं थी, और नित्यानंद राय जो बीजेपी के सांसद हैं। इन तीनों ही सांसदों ने उस बैठक से दूरी बना ली थी जो विकास की चीजों पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार की तरफ से बुलाई गई थी। तो इस तरह से नीतीश कुमार से चिराग पासवान दूरी बना रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति के जानकारों का यही कहना है कि कहीं ना कहीं आला कमान के इशारे पर ही ये सब किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं अमित शाह के सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अभी उनका ताजा बयान आया है उसमें उन्होंने सारी बात की कि एनडीए किस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतर रहा है, कितनी सीट्स को जीतने का लक्ष्य बनाया गया है, लेकिन उन्होंने भी नेतृत्व को लेकर या सीएम फेस को लेकर कुछ भी नहीं कहा। तो क्या कुछ लगता है आपको, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो चिराग पासवान एक तरीके से मान के चलिएगा कि बीजेपी खेमे में आ चुके हैं। वो उन्होंने एक बार कोशिश की थी महागठबंधन की तरफ जाने के लिए, लेकिन अब चिराग पासवान को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि बिहार में उनको कुछ नहीं मिलना है, उनको जो मिलना है केंद्र में मिलना है। अगर उनको लगेगा कि केंद्र की सरकार बदल रही है तब तो चिराग पासवान पलटी मारेंगे, क्योंकि उन्होंने एक कोशिश की कि भाई जो तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई, बैठक हुई और उसके बाद ईडी का छापा पड़ा। तो चिराग को ये तो समझ में आ गया है कि बिहार में यदि उनको मंत्री पद मिल भी जाता है तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान मंत्री तो बनेंगे नहीं, डिप्टी सीएम यदि संभवतः बन भी जाएं, लेकिन उनके क्योंकि इस समय केंद्र में मंत्री हैं तो उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। अब अगर केंद्र की सरकार पलटती है तब उनके पास में कोई चांस बनते हैं कि भाई उनको बिहार में भी हिस्सेदारी मिल जाएगी, केंद्र में बड़ी हिस्सेदारी मिल जाएगी, क्योंकि बीजेपी की जो मोदी सरकार है उसने तो एक तरीके से सांकेतिक हिस्सेदारी अपने सहयोगियों को दे रखी है। क्योंकि यदि सीटों के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाती तो जाहिर सी बात है, जैसे शिवसेना के 7 सांसद हैं लेकिन उनको एक राज्य मंत्री पद दे दिया गया है,
जीतन राम मांझी अकेले सांसद हैं, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। तो जो बंटवारा है केंद्र में मंत्रालयों का, वो बंटवारा सीटों के हिसाब से नहीं है, वो मनमर्जी के हिसाब से है कि मोदी जी किसको मंत्री बनाना चाहते हैं सहयोगियों में से उसको बना लिया, जिसको नहीं बनाना चाहते उसको नहीं बनाया जाएगा। तो लेकिन यदि सरकार बदलती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो जाहिर सी बात है उसमें एक सरकार का एक फॉर्मूला होगा कि भाई कितने सीटों पर किसको कितना मंत्री पद मिलेगा। तो उसमें चिराग पासवान को भी लगेगा कि भाई हमको ज़्यादा बड़ा हिस्सा मिल सकता है, बिहार में भी उनको बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो अगर केंद्र की सरकार डवाडोल होती है तब तो चिराग पासवान पाला बदलेंगे, लेकिन सिर्फ बिहार को लेकर यदि मामला फंसता है तो संभवतः फिर वो उनके लिए पशुपेश वाली स्थिति है कि और लेकिन यह तय है कि जहां पर उनके चाचा होंगे पशुपति पारस, वहां चिराग पासवान नहीं जाएंगे। अभी पशुपति पारस जो है लालू यादव के करीबी हैं, वो इस समय नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान उस तरफ तो नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए क्योंकि पशुपति पारस का बुलावा आया है, उसके बाद आप देख रहे हैं चिराग पासवान के जो बयान आ रहे हैं वो सीधा सीधा जो महागठबंधन है उसके खिलाफ आ रहे हैं। लेकिन राजनीति में जो कहा जाता है कि संभावना का खेल बना रहता है, तो जब विधानसभा चुनाव करीब आएगा उस समय परिस्थितियाँ क्या बनती हैं वो उस समय देखा जाएगा। क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव भी दोस्त हैं, ये वो बात वो खुलकर कबूल करते हैं कि तेजस्वी यादव से तो हमारी दोस्ती है, राजनीति वाला मामला अलग है, और जहां विचारधारा वाला मामला है वहां पर भी उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा नहीं है। वो खुद भी बोलते हैं कि जो बीजेपी की विचारधारा अलग है और हमारी विचारधारा अलग है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने जितने भी विधेयक लेके आए, जिसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो या आरक्षण को लेकर हो, कुछ भी मामला हो, तो एनडीए के अंदर से जो सबसे पहली आवाज उठी है वो चिराग पासवान की आवाज उठी है। उन्होंने ही सबसे पहले विरोध किया है। आपने देखा होगा, चाहे बफे बिल का मामला आया हो या यूसीसी का मामला आया हो या लेटरल एंट्री का मामला आया हो, कोई भी मामला आया हो, तो सबसे पहली जो आवाज एनडीए के अंदर उस बिल को लेकर उसके खिलाफ उठी वो चिराग पासवान की थी। तो चिराग पासवान के लिए बात वही है कि भाई सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर उन्हें दिखाई देगा कि उनके सत्ता छोड़ने से नरेंद्र मोदी की सरकार यदि जा रही है तो वो सत्ता छोड़ने में एक समय का मतलब 1 मिनट का टाइम नहीं लगाएंगे। और क्योंकि आप भी देखिएगा कि वो लगातार बयान तो दे रहे हैं, लेकिन आरजेडी के खिलाफ उनके बयान नहीं आ रहे हैं, तेजस्वी के खिलाफ वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो बैलेंस बनाने का काम कर रहे हैं कि वो उन्हें जब भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो पलटी मार सकें। और वही आप नीतीश कुमार के भी आप बयान देख लीजिएगा, नीतीश कुमार अपने काम बता रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव या लालू यादव के ऊपर उनके हमले पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। तेजस्वी यादव भी जिस तरीके से हमले कर रहे हैं उसमें भी वो नीतीश को कोशिश कर रहे हैं कि सेफ रहें, उनका हमला सीधा सीधा एनडीए सरकार की तरफ हो रहा है। और वही इस समय दिखाई दे रहा है कि भाई बिहार के अंदर जो भी राजनीतिक दल हैं, नीतीश कुमार हैं, आरजेडी हैं, एलजेपीआर है, वो सभी के सभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस तरीके की राजनीति नहीं होती है। जाहिर सी बात है इन पार्टियों के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, और इसीलिए बीजेपी भी डरी हुई है। नहीं तो आप देखिएगा जिस राज्य में सरकार एनडीए की या बीजेपी की होती है वहाँ हमें कि ईडी के छापेमारी, ईडी की सक्रियता या सीबीआई की सक्रियता जैसी चीज़ें सुनने को भी नहीं मिलती हैं। लेकिन बिहार के अंदर ईडी ऐसे सक्रिय हुई है जैसे कि वहां पर बीजेपी या बीजेपी के समर्थक दलों की सरकार नहीं है, बीजेपी विरोधियों की सरकार काम कर रही है। और इस तरीके से यदि ईडी सक्रिय बनी हुई है बिहार के अंदर, तो जाहिर सी बात है मैसेज साफ है कि सरकार आज तो जरूर अपनी है, लेकिन कल को यदि पासा पलट सकता है। तो इसीलिए ईडी का शिकंजा लगातार जो वहाँ, चाहे वो सहयोगी दल हो, सहयोगियों में आपने देखा कि एलजेपीआर के जो चिराग पासवान है उनके करीबी पर छापा पड़ चुका है, नीतीश कुमार के करीबी पर छापा पड़ चुका है, कई उनके करीबी तो जेल में भी जा चुके हैं। तो इसीलिए एनडी जो जिस तरीके से ईडी की एंट्री हुई है वो साफ साफ बता रही है कि बिहार के अंदर कोई बहुत बड़ा खेला होने की तैयारी चल रही है। और जो भी होना है 15 से 18 तारीख के बीच में जिस तरीके से वहाँ बैठकों का दौर चल रहा है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अभी बिहार में वाकई में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कौन किधर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये, इन सब के बीच में एक तरफ पशुपति पारस ने जो न्योता भेजा उससे साफ है कि वो कहीं ना कहीं उधर नजदीकी बढ़ा रहे हैं। चिराग पासवान जिस तरह से इस पर चुप्पी साधे हुए हैं, इससे साफ है कि वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी का जो बयान अभी हाल में आया है, जब सभी कोई चुप्पी साधे हुए कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो सीएम कौन होगा, लेकिन इन सब के बीच में जीतन राम मांझी का एक बयान जरूर आ गया है कि अगर 2/3 बहुमत से एनडीए की जीत होती है तो फिर सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। तो अब ये एक बयान कहीं ना कहीं एक और नए अटकलों को जन्म दे रहा है कि जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है। खैर, यानी यहां पर बिहार में अभी जो खिचड़ी पक रही है उस पर 14 तारीख को तस्वीर जल्दी साफ हो सकती है। लेकिन इसी के साथ ही दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं वहां पर भी एक सियासी खिचड़ी पक रही है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले अरविंद केजरीवाल ने जो भी पीसी की उसको हम सुन लेते हैं वो क्या कुछ। तो अरविंद केजरीवाल
क्या बात करेंगे इस पर भी हम अभी सुनेंगे क्या वो कहना चाह रहे हैं, लेकिन इस पर हम सबसे पहले आते हैं कि अभी बहुत सारी खबरें दिल्ली से भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि वहां पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ बैकफुट पर भी दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल की स्थिति अच्छी, लेकिन इन सबके बीच में एक बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस और आप एकजुट होकर, एक साथ होकर शायद बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास अविनाश जी? हाँ, अभी जो कुछ 3-4 दिन से जो दिल्ली के अंदर ज़बरदस्त डेवलपमेंट हो रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा है कि 10-15 दिन पहले तक तो ये स्थितियां बन नहीं थी कि दिल्ली के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। कांग्रेस पूरी मजबूती से सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से उनका प्रचार अभियान शुरू हो गया था, जिस तरीके से वो मजबूत कैंडिडेट उतार रहे थे, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस अब इस बार दिल्ली में सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है, बल्कि सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आज आप जो कैंडिडेट, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए हैं वो हर कैंडिडेट अपने क्षेत्र में जबरदस्त जनाधार रखने वाला कैंडिडेट है। और उसके बाद उनका जो प्रचार अब कैंपेन भी है वो भी बिल्कुल आक्रामक चल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भाई कांग्रेस पिछले 2 चुनाव में दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई है। जिस तरीके का कांग्रेस का प्रचार कैंपेन शुरू हुआ, उससे बीजेपी के अंदर एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा था, क्योंकि बीजेपी को ये दिख रहा था कि यदि आमने सामने की लड़ाई आम आदमी पार्टी से होती है तो फिर बीजेपी के जीतने की संभावनाएं बिल्कुल शून्य हो जाएंगी। बीजेपी की सीटें जो पिछली बार 8 आई थी वो संभवतः बढ़ के 10 या 12 हो जाएंगी। इससे ज़्यादा बीजेपी को भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। आप कुछ दिनों पहले आरएसएस का एक सर्वे भी आया था, उसमें भी उन्होंने ही बताया था कि भाई यदि आमने सामने की लड़ाई होती है तो बीजेपी को अधिकतम 15 सीटें मिलेंगी, नहीं तो बीजेपी का जो पुराना आंकड़ा 8 का जो है वो उसके आसपास में ही रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जब जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आती है और कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू होता है तो उसके बाद बीजेपी के अंदर एक थोड़ा सा उत्साह दिखाई देता है, और उसी के अनुसार आप देख रहे हैं बीजेपी भी एकदम आक्रामक प्रचार अभियान शुरू कर देती है। नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार अभियान में कूद जाते हैं। नहीं तो पिछली बार आप उठाकर देख लीजिए, पिछले 2 चुनाव में नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में चुनाव की घोषणा से पहले चुनाव प्रचार करना शुरू नहीं किया था। वो अमूमन जो चुनाव प्रचार अपने जब पीक पर होता था तब वो 2-3 रैलियां कर देते थे, क्योंकि उनको भी दिखाई देता था कि भाई यहाँ सरकार तो अपनी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, बहुत बुरी तरीके से पार्टी हार रही है। तो इसलिए बीजेपी नरेंद्र मोदी का फेस बचाने की कोशिश करती थी। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि भाई कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है तो आप देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से ढोल नगाड़े शुरू हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो जो पीएम है मोदी हैं वही हमारे फेस है। लेकिन अब 3-4 दिन से एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है, जो लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ जबरदस्त अभियान चला रही थी, बीजेपी के खिलाफ उनके नेता कम बोल रहे थे, लेकिन 3-4 दिन से अचानक एकदम से तब्दीली आई है। कांग्रेस नेता अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ, क्योंकि भाई 10-11 साल से तो आम आदमी पार्टी की यहाँ सरकार चल रही है, तो आपको चुनाव यदि लड़ना है तो आप केंद्र के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको सरकार के खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो गठबंधन है वो उसकी घोषणा को तरीके से कुछ हुआ नहीं है। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो उनके हमले हो रहे हैं, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस के टारगेट पर सीधा बीजेपी आ गई है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल है, यदि आप देखें कि 10 साल से उनकी सरकार है, 10-11 साल से आम आदमी पार्टी की, उससे पहले 15 साल तक जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी। केजरीवाल अपनी सरकार की तुलना शीला दीक्षित की सरकार से नहीं कर रहे हैं, वो शीला दीक्षित की सरकार को बिल्कुल भी टारगेट पर नहीं ले रहे हैं, वो सीधा हमला किस पर कर रहे हैं, जो पार्टी 27 साल से दिल्ली की सत्ता में नहीं है। कांग्रेस को लेकर वो बिल्कुल एकदम, आपने देखा होगा पिछले 8-10 दिन पहले तो स्थिति ये हो गई थी कि आम आदमी पार्टी तो धमकी दे रही थी कि भाई या तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहेगी या हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे। लेकिन आज की तारीख में इस तरीके के बयान आप देखिएगा आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर बिल्कुल भी हमले नहीं कर रही है, तो दूसरी उनका निशाने पर तो सीधा बीजेपी है। क्योंकि लेकिन कांग्रेस के लिए एक मजबूरी है कि जब तक आम आदमी पार्टी से कोई समझौता नहीं हो जाता है, और उनको चुनाव तो लड़ना ही है कि भाई आप कैंडिडेट उतार चुके हैं, कैंडिडेटों को भी मैसेज देना है, तो इसलिए कांग्रेस की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, आप ये देख लीजिए कि जैसे जो बीजेपी ने इस समय बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा है, अरविंद की जो सीएम आवास था उसको वो शीशमहल बोल रहे हैं। ये मुद्दा किसने उठाया था? शुरुआत में इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस आई थी, लेकिन आप चुनाव अभियान आप पूरा उठाकर देख लीजिएगा, कांग्रेस अब उस मुद्दे को बिल्कुल भी टच नहीं कर रही है। मतलब जिस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल घिरते हुए दिखाई दें, कांग्रेस उसको बिल्कुल टच नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। अभी 3 दिन पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी दिल्ली के अंदर। यदि आप मान के चलिएगा अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पार्टी में यदि कोई सबसे बड़ा विरोधी है तो वो अजय माकन है। अजय माकन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। अजय माकन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि भाई बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंध हैं, इस पर जो खुलासा होगा और अजय माकन सबूत पेश करेंगे। लेकिन अचानक ये खबर आती है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उससे कुछ समय पहले ही, कि इंडिया गठबंधन में शामिल दक्षिण भारत की एक पार्टी है और वो सत्ता में भी है,
वहाँ से एक फ़ोन पहुँचता है राहुल गांधी के पास में और कहा जाता है कि भाई आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, मजबूरी है कि भाई आपका अभी आधार है दिल्ली में, उसको भी बचाए रखना है। केजरीवाल का भी आधार है, वो तो 10 साल से सत्ता में है, उनको तो अपनी सरकार भी बचानी है। आप लोग एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक है, चलेगा। लेकिन आप अपने सहयोगी के संबंध आतंकवादियों से कनेक्शन जोड़ने की बात करें या कोई उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाएं, इस तरीके से संगठन से मतलब जो है समझौते नहीं टिकते हैंगे। हमको इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के में सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस का ही होना है, क्योंकि कांग्रेस का ही आधार पूरे देश में। बाकी आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी तो जरूर है, लेकिन उसका आधार कहाँ है? थोड़ा बहुत आधार उनका गुजरात में है, यदि दिल्ली से बाहर देखा जाए, पंजाब में मान के चलते हैं उनकी सरकार है, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं है। गोवा में उनको मिला, लेकिन 6% वोट मिला। 6% वोट ऐसा वोट नहीं होता है कि भाई उसको आप उसके बाद आप देखें कि 2-2.5 साल से गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई भी बड़ा कार्यक्रम भी नहीं हुआ है। तो यदि आज की तारीख में यदि चुनाव हो जाता है तो संभवतः उनको कोई सीट भी ना मिले और उनका जो 6% वोट है वो 6% की जगह 1% वोट में क्यों तब्दील हो चुका हो। तो इसलिए क्योंकि वो पार्टी 2-3 जगह ही बस खाली है, कांग्रेस का आधार पूरे देश में है और इंडिया गठबंधन को कांग्रेस को ही लीड करना है। तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके के बयान जो चल रहे हैं उस तरीके के नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो अचानक रद्द कर दी जाती है और उसके बाद आप देखिएगा 2-3 दिन तक, उसके बाद तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की में बयानबाजी ही बंद हो जाती है। उस जाहिर सी बात है कि दोनों दलों के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है कि ये जो एकदम से दोनों के दल एक दूसरे के खिलाफ ना बोलकर सीधा बीजेपी के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो सकता है अगर दोनों एक साथ आते हैं चुनावी मैदान में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, अभी तक तो जो चर्चाएं बताई जा रही हैं वो आमने सामने में दोनों लोग एक साथ नहीं बैठे हैं। अभी बीच में इंडिया गठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कोशिश चल रही है कि भाई इनके बीच में गठबंधन हो जाए और जो भी बात चल रही है वो एक मीडिएटर के जरिए ही बताया जा रहा है, चल रही है। अब उसमें सबसे बड़ी बात ये चल रही है कि जो अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई विधानसभा चुनाव जो हमारे चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाना है। दूसरा, कांग्रेस के पिछले 2 चुनाव में ज़्यादा वोटों परसेंटेज आया नहीं है, तो इसलिए हम यदि गठबंधन करेंगे तो हम उनको क्योंकि कांग्रेस की डिमांड जो है वो कांग्रेस चाहती है जो लोकसभा चुनाव में जो फॉर्मूला था दिल्ली के अंदर, उसी फॉर्मूले के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो जाता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। दिल्ली में एक लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभा सीटें आती हैं। तो जाहिर सी बात है यदि कांग्रेस की डिमांड लोकसभा वाली है तो कांग्रेस कम से कम 30 सीटों पर दावा कर रही है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है और जाहिर सी बात है राष्ट्रीय मुद्दों में बीजेपी के खिलाफ यदि कोई पार्टी पूरे देश में सबसे सशक्त दिखाई देती है तो वो कांग्रेस होती है। तो जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका फायदा मिलता है, लेकिन बात यदि विधानसभा की होती है तो फिर वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे कोई काम नहीं करते हैं, फिर वहाँ लोकल इशू शामिल हो जाते हैं। और लोकल इशू के मामले में फिर क्योंकि फिर शिक्षा आएगी, स्वास्थ्य आएगा, सड़क आएगी, बोले ये सारे काम तो हमने यहाँ दिल्ली में किए हैं। जब सब कुछ पूरा चुनाव ही आम आदमी पार्टी के ऊपर लड़ा जाना है तो फिर हम कांग्रेस को इतना बड़ा हिस्सा काहे के लिए दें? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बना है कि ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि भाई 10 सीटों तक तो हम एक तरीके से दे भी सकते हैं, लेकिन 30 सीटों का जो कांग्रेस की जो डिमांड चल रही है वो बहुत बड़ी डिमांड है, वो नहीं मानी जा सकती है। तो इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि 14 क्योंकि अभी 17 तारीख तक नामांकन भरे जाएंगे, उसके 3-4 दिन तक नॉमिनेशन वापसी का भी तारीख होती है। नॉमिनेशन भरने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि यदि गठबंधन की बात हो जाती है तो उसके बाद जो आम आदमी पार्टी जितनी सीटें 10 सीटें देती है, 12 सीटें देती है, जहाँ तक बात बनती है तो फिर वो उन सीटों से अपने कैंडिडेटों को विड्रॉल कर लेगी। और दूसरी बात, कांग्रेस ने तो अपनी लिस्ट ही रोक रखी है। इसी चक्कर में कांग्रेस के उम्मीदवार तय हो गए हैं, लेकिन वो लिस्ट नहीं दे रहे हैं कि भाई यदि गठबंधन हो जाता है तो भाई उम्मीदवार उतारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जो भी होना है वो आप मान के चलिएगा अगले 3-4 दिन के अंदर तय हो जाएगा अगर गठबंधन होता है दोनों के बीच में, क्योंकि उसके संकेत तो मिल रहे हैं। क्योंकि जो बयानबाजी जिस तरीके की एकदम से बंद हो गई एक दूसरे के खिलाफ, क्योंकि आप देखिएगा सुबह शाम कांग्रेस की भी पीसी होती है, सुबह शाम आम आदमी पार्टी की पीसी होती है, लेकिन अब दोनों के टारगेट पर सिर्फ एक पार्टी आ गई है, वो बीजेपी है। और इस चीज़ को बीजेपी भी समझ रही है और इसीलिए बीजेपी अब खुलकर सीधा मतलब एक शुरुआत में आपने देखा होगा कि जैसे रमेश बिधूड़ी हैं, उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमले किए थे। वो इसीलिए हमले किए गए थे ताकि कांग्रेस को भी मुकाबले में बनाए रखा जा सके कि भाई वो बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस भी मुकाबले में, लेकिन जब उनको ये दिखाई दे रहा है कि इनके बीच में गठबंधन हो सकता है और यदि गठबंधन हुआ
तो जाहिर सी बात है वो नेतृत्व तो केजरीवाल का होगा। तो इसीलिए अब बीजेपी पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियान चलाने में जुट गई है। आप देखिए 2-3 दिन से जो बीजेपी है उसने कांग्रेस को भी छोड़ दिया है कि भाई जब ये मुकाबले में जब आम आदमी पार्टी के साथ में इनको जाना है तो भाई फिर हम इन पर हमले क्यों करें, भाई इनके नेता पर हमला करें ना। जो दिल्ली में यदि इंडिया गठबंधन है तो इंडिया गठबंधन का नेता केजरीवाल है। तो इस समय ना तो वो आतिशी पर कुछ बोल रहे हैं, उनके सीधे टारगेट पर अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। जबकि आपको ही पता है कि सीएम इस समय दिल्ली में कौन है, आतिशी सीएम है। लेकिन अगर बीजेपी के टारगेट पर सीएम की जगह पार्टी का चीफ होता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी को एक चीज़ समझ में आ गई है कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन तो हो चुका है, अब इसका ऐलान खुलकर होता है या फिर दोनों एक तरीके से जिस तरीके से फाइट चल रही है कि कांग्रेस से अभी जितनी करीब 50 सीटों पर 47 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, उसमें से भी कांग्रेस से मान के चलिएगा 5-10 जितनी सीटें उन्होंने मांगी हैं, अगर गठबंधन भी नहीं होता है तो 10-12 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी है वो आपको दिखाई देगा दमदारी से चुनाव लड़ रही होगी। वहाँ पर आम आदमी पार्टी प्रचार में थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगी और बाकी सीटों पर कांग्रेस एक तरीके से नाम मात्र के लिए, खाना पूर्ति के लिए लड़ती हुई दिखाई देगी। मैत्रीपूर्ण तरीके से, हाँ मतलब मैत्रीपूर्ण क्या मतलब एक तरीके से वहाँ चुनाव नाम मात्र के लिए लड़ा जाएगा, उम्मीदवार दिया जाएगा लेकिन प्रचार में देख लेंगे आप जो कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल वहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा और उम्मीदवार को एक तरीके से खुद ये कह दिया जाएगा भाई आपको चुनाव जिस तरीके से लड़ना उस तरीके से लड़ लीजिएगा। यदि उन्हें दिखाई देगा बीजेपी का उम्मीदवार वोट काट रहा है तब तो वहाँ थोड़ी बहुत मेहनत की जाएगी। लेकिन जिस सीट पर उन्हें लगेगा कि भाई हमारे कैंडिडेट से आम आदमी पार्टी या गठबंधन का उम्मीदवार को नुकसान हो सकता है, वहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की जाएगी। तो इसको फ्रेंडली फाइट आप कह भी सकते हैं, लेकिन अभी 3-4 दिन तक तो समय यही देखना है कि भाई यदि इनके बीच में गठबंधन हो जाता है, ओपनली गठबंधन नहीं होगा तो साइलेंटली भी हो सकता है, मतलब ये हाँ नहीं गठबंधन होगा तो 15 तारीख को इसका ऐलान हो जाएगा। जो हम शुरुआत से बोल रहे हैं कि भाई जो खारमास बिहार का चल रहा है कि 15 तारीख को बिहार में कुछ हो सकता है, तो संभवतः 15 तारीख को हमको दिल्ली में भी कुछ देखने को मिल जाए। क्योंकि 17 अभी तो दिल्ली में 20-21 तारीख तक तो अभी सब कुछ हो सकता है कि भाई जब तक नामांकन वापसी की तारीख ना निकल जाए तब तक गठबंधन की पूरी संभावना बनी रहती है। आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, लोकसभा चुनाव का जब ऐलान हो चुका था उस समय तक ऐसा कहीं नहीं लग रहा था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली यूनिट के नेता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी कर रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि आमने सामने की लड़ाई दोनों लोग लड़ रहे हैं। लेकिन अचानक ही गठबंधन का ऐलान हो जाता है और जो उनके बयान होते हैं, जो आप उनके 5 दिन पुराने बयान उसके तुरंत बाद के बयान, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट था वो उसके लिए वोट मांग रहे थे और जहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार था वहाँ, जहाँ आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार था वहाँ कांग्रेस के लोग वोट मांग रहे थे। तो जाहिर सी बात है राजनीति में कब क्या हो जाए इस पर कोई कुछ नहीं कह सकता। और दूसरी बात यह कि दोनों लोग तो वैसे ही पहले से इंडिया गठबंधन में है, तो एक गठबंधन में तो शामिल नहीं है, बस खाली सीटों का बंटवारा दिल्ली में नहीं हुआ है। और यदि सीटों का बंटवारा हो जाता है तो हम देखेंगे कि उसकी जो कहा जा रहा है कि 15 तारीख को इसका ऐलान हो सकता है। कि अभी तक जो बातचीत चल रही है वो एक मीडिएटर के थ्रू चल रही है कि आमने सामने अभी तक उन दोनों में क्योंकि मामला जो है वो सीटों को लेकर ही फंसा हुआ है। अगर सीटों का मुद्दा सुलझ जाता है तो फिर मान के चलिएगा कि दिल्ली में आमने सामने की ही लड़ाई होनी है। और यदि सीटों का बंटवारा नहीं हो पाता है तब भी आप देखेंगे कि कांग्रेस 70 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव नहीं लड़ेगी। अब उसके जो बचे हुए सीटों पर, क्योंकि 70 सीटों पर उम्मीदवार तो लड़ाएगी वो, लेकिन उसके जो उम्मीदवार आएंगे वो अब उतने बड़े नाम नहीं आएंगे। नाम मात्र के जो पार्षद के स्तर के जो चेहरे होते हैं उनको उतार के उस तरीके से चुनाव की जो होता है कि भाई चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ लिया जाएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि बीजेपी के खिलाफ अब आमने सामने की दिल्ली में लड़ाई होनी है। तो बिल्कुल अब इस सब चीज में यानी यहाँ देखा जा रहा है कि केजरीवाल और कांग्रेस के बीच शायद बातचीत हो सकती है। और जैसा कि आपने बताया अविनाश जी, 3-4 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी कि दोनों गठबंधन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर गठबंधन नहीं कर रहे हैं तो क्या फ्रेंडली फाइट के तौर पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, यानी दोनों के निशाने पर अब सिर्फ बीजेपी आ गई। जिस तरह से पूरे देश में इंडिया गठबंधन बनाया गया था बीजेपी के खिलाफ, ऐसा ही हो सकता है क्या कि ये दोनों एकजुट आकर बीजेपी के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सब के बीच में संजय राउत का एक बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने एक बार फिर ये बता दिया है कि पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में ही मजबूत हो सकता है और कांग्रेस की तरफ देख रहा है उम्मीद भरी निगाहों से। क्या कुछ बोले संजय राउत, पहले सुन लेते हैं फिर उस पर चर्चा करेंगे। इंडिया ब्लॉक बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक बना था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, और लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की एक भी मीटिंग हुई नहीं है। ये मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी की ही थी। कांग्रेस बड़ी पार्टी है। हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं घोषित कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हमको लड़ना है एक ताकत के खिलाफ, तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व की जिम्मेदारी कांग्रेस की है और कांग्रेस ही उसे संभाल सकता है, उसे मजबूत कर सकता है। इस बीच में जब यहाँ पर दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, चल रहे हैं दिल्ली में चुनाव और बिहार में आगे चुनाव होने वाले हैं, इन सब के बीच में ये बयान आना क्या मायने हो सकते हैं इस बयान के संजय राउत के? नहीं, जो चीज़ अभी हमने आपसे बोला कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो बातचीत चल रही है वो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के सारे ही चल रही है। और वही चीज़ संजय राउत ने भी बोली है कि भाई नेतृत्व इंडिया गठबंधन का कांग्रेस को करना है, दिल्ली में नेतृत्व उसका केजरीवाल कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में। जब बात लोकसभा चुनाव की होती है तो फिर जाहिर सी बात है पूरे देश की यदि बात होगी तो उसका नेतृत्व कांग्रेस को ही करना है, कि कांग्रेस ही एक अकेली पार्टी है जिसका आधार पूरे देश में है। आप देखिएगा शिवसेना जो है इससे पहले जब वो बीजेपी के साथ एनडीए में थी तब वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार जरूर उतारती थी, लेकिन इस बार जब उद्धव ठाकरे महागठबंधन में जो महायुति गठबंधन छोड़कर महा विकास अघाड़ी में चले गए हैं जो इंडिया गठबंधन का ही पार्ट है, तो आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि भाई हमको बीजेपी को हराना है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो वोट है बीजेपी विरोधी वोट उसमें बंटवारा नहीं होना चाहिए। और उनका जो संजय राउत भी बोल रहे हैं वही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई नेतृत्व कांग्रेस को करना है और कांग्रेस को इस चीज़ को समझना होगा। और जो दिल्ली में जिस तरीके से आमने सामने की जो फाइट चल रही है उसको एक रोकना पड़ेगा, कांग्रेस के बीच जो और आम आदमी पार्टी के नेताओं को एक तरीके से साथ बैठना पड़ेगा और उसकी तरफ तो बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हम लगातार बोल रहे हैं 15 तारीख को कुछ हो सकता है, और चाहे वो महाराष्ट्र से जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी वो भी इन्हीं के पार्ट है, और जो दक्षिण भारत से जो पार्टियां हैं वो लगातार कांग्रेस पर प्रेशर बना रही हैं। और बिहार से भी जब तेजस्वी यादव के भी बयान आप सुन लीजिए या फिर आप यूपी में समाजवादी पार्टी उनके बयान सुन लीजिए, वो सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर एक गठबंधन तैयार हो जाए जिससे बीजेपी को जिस तरीके से दो बार के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने हराया है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भाई 10 साल कोई भी सरकार 10 साल रहती है तो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर काम करना शुरू कर देता है। तो अगर कांग्रेस साथ में आ जाती है तो जो भी थोड़ा बहुत वोट यदि जा भी रहा होगा तो कांग्रेस के वोट बैंक से, क्योंकि ये माना जाता है कि दिल्ली में कांग्रेस का 5-6% वोट तो है और वो वोट स्विंग भी होता है। और यदि वो 5-6% वोट आम आदमी पार्टी के साथ में आ जाता है तो अगर 4-5% वोट पिछली बार से कम भी हो जाता है, जैसे पिछली बार 54% के करीब वोट मिला था, अगर 4-5-6% वोट कम भी हो जाता है और कांग्रेस के गठबंधन में वो वोट यदि पूरा हो जाता है तो जो रिजल्ट 2020 में आए थे लगभग उसी तरीके का रिजल्ट इस बार भी आ सकता है। तो अब ये कांग्रेस को सोचना है कि भाई जो जिस तरीके से वो अड़े हुए हैं कि भाई 30 सीटें चाहिए, उस पर उन्हें थोड़ा सा अपना नरम रुख अपनाना पड़ेगा और बाकी का एक तरीके नेतृत्व तो कांग्रेस को ही करना है दिल्ली को छोड़कर, तो उस पर अब जो है आगे देखना पड़ेगा कि भाई क्या बात होती है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर सभी दल चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट हो जाए। हालांकि पिछले दिनों जब इस पूरे चुनावी रण में शिवसेना उद्धव गुट की एंट्री हुई थी, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया था। इसके बाद समाजवादी पार्टी ने, ममता बनर्जी ने, सभी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन का ऐलान किया था। तो उस समय अरविंद केजरीवाल का एक बयान आया था कि ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है, लेकिन अब उस बयान में और आज का जो रुख है पूरी आम आदमी पार्टी का या केजरीवाल का, वो कुछ बदला बदला नजर आ रहा है। और इसी के बाद से ये चर्चाएं गरमाने लगी हैं, जोर पकड़ने लगी हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल भी इस बार समझ रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी। और वही इशारा देने की कोशिश की है संजय राउत ने अपने बयान से कि अगर बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना है तो कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या फिर पूरे देश का ही चुनाव क्यों ना हो। तो इंडिया गठबंधन को अभी एकजुट रहने की जरूरत है और ये कहीं ना कहीं केजरीवाल के उस बयान का जवाब भी माना जा सकता है संजय राउत की तरफ से कि इंडिया गठबंधन को अभी एकजुट रहना है और एकजुट रहने की जरूरत है अगर बीजेपी के खिलाफ उतरना है। और इसी के बीच में अब दिल्ली चुनाव क्योंकि चल रहे हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अभी पिछले जो चुनाव निकले हैं, इन सब के बाद दिल्ली चुनाव की टाइमिंग जो चल रही है, उस बीच में अचानक से पीएम मोदी का एक जो वीडियो तेजी से सामने आया है, जो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से भी साझा किया है, बीजेपी ने अपने चैनल पर साझा किया है। तो उस बयान मतलब उसमें जो उन्होंने बयान दिए उससे कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो बड़ी बात तो यहाँ पर ये कि उन्होंने इस बार किसी मीडिया चैनल को इंटरव्यू देने के बजाय एक जो शेयर की ब्रोकरेज जो कंपनीज होती हैं, ब्रोकर्स जो होते हैं, उनके जो सीईओ हैं निखिल कामत, उनको इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कई चीजें ऐसी कही और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि लोकसभा चुनाव में
जो निराशा हाथ लगी बीजेपी को, उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव पीएम मोदी के बयानों में देखा गया है वो ये कि वो लोकसभा चुनावों से पहले खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताते थे। उनका कहना था कि वो तो उनका जो सीधा भगवान से कनेक्शन है, वो किसी उद्देश्य के लिए यहां पर भेजे गए हैं, इस तरह के बयान उनकी तरफ से आते थे। लेकिन जो अभी वीडियो सामने आया है, जो पॉडकास्ट उन्होंने किया है, उसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो भी इंसान है, गलतियां उनसे भी हो सकती हैं और वो कोई देवता नहीं है। और क्या कुछ बोले हैं नरेंद्र मोदी और क्या उसके मायने हैं, ये क्या इस समय पर अचानक से इस पॉडकास्ट को रिलीज करना बीजेपी की तरफ से, इसके पीछे की क्या रणनीति है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं पीएम मोदी का वो बयान। मैं 24 फरवरी 2002 को जीवन में पहली बार एमएलए बना। 24 फरवरी 2002। 27 फरवरी पहली बार मैं असेंबली में गया, जीवन में पहली बार विधानसभा गृह में गया। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी, ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई मरने। तो मैं बहुत ही स्वाभाविक, जो भी रेस्टलेस कहो, जो भी, क्योंकि मैं चिंतित था। मैं हाउस में था, हाउस में मैं निकलते ही मैंने कहा भाई मैं गोधरा जाना चाहता हूं। तो मैंने कहा यहां से बड़ौदा जाएंगे, बड़ौदा से हम हेलीकॉप्टर लेंगे। तो बोले हेलीकॉप्टर तो है नहीं। तो मैंने कहा किसी का देखो। तो ओएनजीसी का शायद था, तो सिंगल इंजन था। तो उन्होंने मना कर दिया, वीआईपी को नहीं ले जा सकते। मैंने कहा मैं वीआईपी नहीं हूं, मैं कॉमन मैन हूं, मैं जाऊंगा। तो बड़ा झगड़ा हुआ हमारा। मैंने कहा मैं लिखित देता हूं, जो कुछ भी होगा मेरी जिम्मेवारी है, मैं सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर से जाऊंगा। और मैं गोधरा पहुंचा। अब वो दर्दनाक दृश्य, इतने डेड बॉडी है, सब आप कल्पना कर सकते हैं। मैं भी इंसान हूं, मुझे भी सब कुछ हुआ जो होना था। लेकिन मुझे मालूम था कि मैं एक ऐसे पद पर बैठा हूं कि मुझे मेरे इमोशंस को, मेरी जो नेचुरल टेंडेंसी मनुष्य की होती है, उन सबसे बाहर रहना होगा, सबसे ऊपर रहना होगा। और जो भी कर सकता हूं करके मैंने कोशिश की अपने आप को संभालने की। तो अभी हम सुन रहे थे पीएम मोदी के पॉडकास्ट का ही एक क्लिप था, जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि गोधरा कांड के दौरान उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था। तो सबसे बड़ा सवाल तो अविनाश यही खड़ा होता है कि वो उस वक्त सीएम हुआ करते, तो ये कैसे संभव है कि उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं था? हाँ, ये सवाल तो उठते हैं कि भाई गुजरात कोई वैसा बीमारू राज्य नहीं है। गुजरात औद्योगिक राज्य है। भारत के टॉप 3 राज्यों में तो उसकी गिनती पहले से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी के सीएम बनने के बाद ही गुजरात में तरक्की हुई है। गुजरात रजिस्टर्ड शुरुआत से ही रहा है। तो ऐसे में गुजरात सरकार के पास हेलीकॉप्टर का ना होना, जाहिर सी बात है, सवाल तो उठाता है। और दूसरी बात यह है कि जिस समय क्या नरेंद्र मोदी घटना बता रहे हैं, 4 साल से वहाँ बीजेपी की ही सरकार चली आ रही थी, वहाँ किसी और की सरकार नहीं थी। कांग्रेस ने जो गुजरात में अपना लास्ट इलेक्शन जीता है वो 1985 में जीता है। 85 के बाद कांग्रेस गुजरात में कोई चुनाव नहीं जीत पाई है। तो जाहिर सी बात है, आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई जो राज्य में कोई काम धाम नहीं हुए थे, कांग्रेस की सरकारें जिम्मेदार थी। क्योंकि कांग्रेस की सरकार तो भाई 85 में चुनाव हुआ, 90 तक उनकी सरकार रही और 90 के बाद तो वहाँ कांग्रेस सरकार में ही नहीं आई है। तो जो भी कुछ किया है वो बीजेपी, क्योंकि अधिकतर समय वहाँ बीजेपी सरकार में रही है, चाहे सहयोगी की भूमिका में रही हो या बीजेपी का सीधा सीधा वहाँ सीएम रहा हो। 1998 के वास्ते तो वहाँ बीजेपी का ही सीएम है। तो जाहिर सी बात है कि आप जो बोल रहे हैं कि वहाँ हेलीकॉप्टर ही नहीं था सरकार के पास में, तो ये आप अपनी ही सरकार पर एक तरीके से सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते नहीं है, जब भी चुनाव आता है तो फिर वो उनके इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव में जो पीएम साहब के जो इंटरव्यू थे, करीब 40 से 50 टीवी चैनलों को और कई यूट्यूबर्सों तक को उन्होंने इंटरव्यू दे दिए थे। तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि दिल्ली चुनाव आ गया है तो दिल्ली में भी उनको लग रहा है, डर लग रहा है। तो भाई क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार की कमानी उन्होंने संभाल ली है, बीजेपी चुनाव ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ने के लिए जा रही है। तो अब उनका एक पॉडकास्ट में आ गया है, चुनाव की जैसी घोषणा होती है उसके देखते हैं 3 दिन बाद उनका एक पॉडकास्ट में आ जाता है, जिसको नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल और वहाँ की उनके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल हैं, उन सब पर उसको शेयर भी किया गया है। लेकिन यह एक सवाल और भी उठता है कि नरेंद्र मोदी को ये बात कहने में आज 20 साल से 23 साल का समय, क्योंकि 2002 का मामला है, आज उनको 23 साल का समय क्यों लग गया?
भाई ये चीज़ तो वो पहले भी बता सकते थे, लोकसभा चुनाव में भी ये चीज़ बता सकते थे, क्योंकि गोधरा का जो मुद्दा है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है, वो एक तरीके से देश का मुद्दा था। लेकिन उन्होंने जो बात की वो बात कब कर रहे हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय पर। और दूसरी बात आप ये देखिएगा कि ये जो संजीव भट्ट थे IPS अधिकारी, जो इस समय जेल में हैं, क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और उसके आधार पर उनके खिलाफ कोई पुराने मामले थे, उनको निकाला गया और उसमें उनको सजा भी हो गई। संजीव भट्ट का जो कहना था, संजीव भट्ट ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। उनका कहना था जब गोधरा का जो मामला हुआ उसके बाद गुजरात में जिस तरीके से दंगे भड़के थे, उस समय वो गांधीनगर में ही तैनात थे और इंटेलिजेंस यूनिट के वो डिप्टी कमिश्नर थे। और जिस समय गोधरा का हादसा होता है उसके बाद वहाँ नरेंद्र मोदी एक मीटिंग बुलाते हैं, तो बोले उस मीटिंग में संजीव भट्ट का ये कहना है कि वो खुद उपस्थित थे और उसमें जो CM थे उस समय नरेंद्र मोदी, वो ये बोलते हैं कि हिंदुओं में इस घटना को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, अगर हम उनके गुस्से को रोकेंगे तो जाहिर सी बात है वो नाराज़गी का नुकसान किसको फिर होगा, उन्हें लगा कि BJP को नुकसान ना हो जाए। तो ये संजीव भट्ट का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी ने उस बैठक में अधिकारियों से ये कहा था कि हिंदुओं को अपना गुस्सा निकालने दो, आप लोग कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और उसके बाद गुजरात में जो अगले 48 और 72 घंटे तक जो कुछ हुआ वो इतिहास में दर्ज है। जो सरकारी आंकड़े हैं उनमें ही 500 से ज़्यादा लोगों की उसमें मौत हो गई थी। और उसके बाद क्योंकि संजीव भट्ट का जब ये बयान आता है 2011 में, वो एक हलफनामा दायर करते हैं, उसके बाद उनके खिलाफ कई मामले बन जाते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है। उनको सबसे पहले तो उनको बर्खास्त किया जाता है नौकरी से, उसके बाद उनके खिलाफ कई मामले दर्ज होते हैं, गिरफ्तार किया जाता है और उनको सज़ा सुना दी जाती है। अब संजीव भट्ट का जो बयान है, जो उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था, अब क्या संजीव भट्ट सच बोल रहे थे कि या आज जो नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा खुलासा किया है कि भाई वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर के साथ चले गए थे गांधीनगर से उड़ते हुए, भाई अपनी रिस्क पर गए थे कि भाई सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर में VVIP लोग सफ़र नहीं करते हैं। तो अब जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं तो गोधरा की जो हकीकत है उसका खुलासा तो होना भी चाहिए कि भाई उस समय हुआ क्या था। संजीव भट्ट जो बोल रहे हैं, क्योंकि भाई यदि वो गांधीनगर में पोस्टेड थे और इंटेलिजेंस यूनिट के वो डिप्टी कमिश्नर थे तो जाहिर सी बात है वो उस बैठक में भी उपस्थित रहे होंगे जो CM ने बुलाई थी। और ये भी कहा जाता है कि जो CM की जो सिक्योरिटी थी उसके भी वो इंचार्ज थे, तो जाहिर सी बात है वो वहाँ उपस्थित रहे होंगे। लेकिन BJP का कहना ये है, जो गुजरात सरकार का, कि संजीव भट्ट वहाँ उपस्थित नहीं थे। तो संजीव भट्ट यदि 2002 में उपस्थित उस समय नहीं हुए थे तो उन पर कार्रवाई तो उसी समय हो जानी चाहिए थी। 2011 में जब संजीव भट्ट के बयान आते हैं गोधरा को लेकर, उसके बाद उन पर कार्रवाई क्यों होती है? तो जाहिर सी बात है सवाल कई बने हुए हैं कि PM जिस तरीके से बोल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उनकी बातों में सच्चाई नहीं है या वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये जांच का विषय जरूर हो सकता है। इसकी जांच ही करा ली जाए कि जो प्रधानमंत्री ने बयान दिया है और संजीव भट्ट के जो बयान है कि भाई वो उनमें से सच कौन सा है, तो उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जाहिर सी बात है यदि आज की तारीख में उनको गोधरा ध्यान आ रहा है तो वो क्यों ध्यान आ रहा है कि क्या दिल्ली चुनाव के लिए उनको ध्यान आ रहा है कि भाई आज की तारीख में जो कहा जाता है कि भाई राजनीति में जो सत्ता की लड़ाई हो गई है, विचारधारा तो अब कोने में रख दी जाती है। जिस तरीके के BJP के जो सहयोगी वही बयान दे रहे हैं, तो क्या BJP विचारधारा को एक तरीके से किनारे रखकर सिर्फ सत्ता के लिए लड़ने के लिए जा रही है? तो कई सवाल हैं, अब उनके जवाब तो पूरा देश भी जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री ने बयान तो दे दिया है लेकिन जवाब नहीं दिए। वो इंटरव्यू तो देते हैं लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि ये जो टाइमिंग क्यों चुनी गई है दिल्ली चुनाव के बीच में, अचानक से ये पॉडकास्ट क्यों जारी किया गया है BJP की तरफ से, खुद नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल से इसे लाइव किया गया और इसमें कई ऐसे बयान दिए गए जैसे कि 2002 के गोधरा कांड का जिक्र किया गया, उस समय से आज वो बता रहे हैं इतने सालों बाद। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, जबकि कुछ महीने पहले तक वो ये कहते थे कि मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं परमात्मा ने मुझे किसी उद्देश्य से धरती पर भेजा है। और पूरी की पूरी BJP उन्हें एक भगवान बताने की कोशिश में जुट गई थी। इसी के साथ जो इतने सारे मामले हुए, चाहे वो नोटबंदी रही हो या GST का फैसला रहा हो या बहुत सारे जो फैसले अभी मोदी सरकार ने लिए, उसको लेकर जो विपक्ष सवाल उठाता रहा, आरोप जताता लगाता रहा और ये कहता रहा कि ये जो सारे फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से ये गलत है, उन पर आपत्ति जाहिर की, लेकिन ना तो संसद में विपक्ष की बात सुनी जाती है ना सड़क पर। लेकिन अब जब लोकसभा चुनाव
चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, उसके बाद अब जाकर जब उन्हें पता है कि दिल्ली में भी उन्हें झटका लग सकता है, क्योंकि यहां संघ भी उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि संघ के साथ भी उनकी जो है तनातनी की खबरें एक बार फिर तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर संघ और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं, और ऐसे में आगे अभी बिहार चुनाव भी है और यहां पर भी बीजेपी को अपनी स्थिति डगमगाई हुई दिखाई दे रही है। इस बीच में पीएम मोदी का यह बयान आना और यह कहना कि मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो ये कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर अब पीएम मोदी को ये सारी बातें याद क्यों आ रही हैं। तो ये सब अभी चल रहा है। दिल्ली में एक अलग सियासी खिचड़ी पक रही है, बिहार में भी सियासी खिचड़ी पक रही है। 14, 15, 18, 20 तारीख तक बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी, चाहे वो बिहार से जुड़ी हो, चाहे वो दिल्ली से जुड़ी हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश जी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।